अब मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद 5 बड़े मंत्रालय 5 नए दिग्गजों के हाथ में सौंप दिए गए हैं। और ये वो मंत्रालय हैं जो बीते दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, जिसकी कमान अब नए योद्धाओं के हाथ में दे दी गई है। पर इस बदलाव ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि क्या ये बीजेपी में हुआ फेरबदल बीते सालों की नाकामियों को ढकने के लिए किया गया है, या फिर मोदी ब्रांड की साख एक बार फिर से कायम करने के लिए नई रणनीति गढ़ी गई है और निशाना 2024 पर है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पांच बड़े मंत्रालय, 5 इस्तीफे और 5 नए धुरंधर। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल कई लोगों के गले नहीं उतर रहा। कोरोना काल में जिन मंत्रालयों की ओर देश भर की नजर थी, उन सभी मंत्रालयों की कमान अब नए धुरंधरों के हाथ में सौंप दी गई है। पर कहीं ये मोदी ब्रांड की धूमिल हुई छवि को सुधारने की कोशिश तो नहीं। सोशल मीडिया पर लगातार निशाना बन रही सरकार कहीं एक तीर से 2 निशाने तो नहीं साध रही। एक तरफ नए चेहरों पर दांव से विधानसभा चुनाव भेदने की तैयारी, और दूसरी तरफ 2024 के लिए नई रणनीति। खैर, ये तो धीरे धीरे ही सामने आएगा। पर अब आपको बता दें उन 5 मंत्रालयों के बारे में जिन्हें अब कुछ नए चेहरे संभालते हुए नजर आएंगे। मंत्रालय नंबर 1, स्वास्थ्य मंत्रालय। कोरोना काल में सबसे अहम भूमिका स्वास्थ्य मंत्रालय की ही रही, और पिछले 1.5 साल से देश में जो भी कुछ हो रहा है उसके केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय भी रहा। लेकिन अब डॉक्टर हर्षवर्धन को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरह से केंद्र सरकार पर सवाल उठे और सोशल मीडिया पर जो किरकिरी हुई, उसने न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी मोदी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार में इसका असर देखने को मिला और मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कोरोना काल में ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में मनसुख मंडाविया ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। मंत्रालय नंबर 2, शिक्षा मंत्रालय। कोरोना काल में शिक्षा क्षेत्र में भी काफी प्रभाव देखने को मिला और पिछले करीब 1.5 साल से स्कूल लगभग बंद हैं। ऐसे में बच्चों के ऑनलाइन एजुकेशन पर पूरा जोर भी दिया गया। ऐसे में कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा मंत्रालय की रही। लेकिन अब इस मंत्रालय से रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक कोरोना काल में सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए गए। ऐसे में अब धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इससे पहले उनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय था। अब बारी है मंत्रालय नंबर 3, श्रम मंत्रालय। कोरोना काल में सबसे पहले मुश्किल प्रवासी मजदूरों के पलायन से सामने आई। लगातार जगह जगह लॉकडाउन लगता रहा और ऐसे में मजदूरों का मामला हमेशा चर्चा में रहा और सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को देश और दुनिया के कटाक्ष का सामना भी करना पड़ा। ऐसे में अब इस नई टीम के श्रम मंत्रालय से संतोष गांगवर की छुट्टी कर दी गई है और भूपेंद्र यादव को श्रम रोजगार मंत्रालय का दारोमदार सौंप दिया गया है। भूपेंद्र यादव चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं और मोदी और शाह के करीबी भी हैं। ऐसे में कोरोना काल में जब सबसे बड़ी चिंता रोजगार को लेकर है, तब ऐसे मोड़ पर भूपेंद्र यादव के पास ये अहम मंत्रालय आ गया है। मंत्रालय नंबर 4, पेट्रोलियम मंत्रालय। पिछले कुछ वक्त में पेट्रोल और डीजल के दामों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखी गई। कोरोना काल में टूट चुकी अर्थव्यवस्था के बीच आम लोगों पर महंगाई की दोहरी मार के रूप में ये सामने आया, जिसको लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। इसे देखते हुए पेट्रोलियम से जुड़े मंत्रालय का जिम्मा अब हरदीप पुरी को सौंप दिया गया है। इससे पहले ये मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास था, पर इस समय हरदीप पुरी के सामने चुनौती होगी कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम के बीच सरकार की छवि को कैसे बचाया जाए और सौर प्राकृतिक ऊर्जा जैसे रास्तों पर बल दिया जा सके। मंत्रालय नंबर 5, रेल मंत्रालय। भारत की लाइफलाइन माने जाने वाले रेलवे को अब नया चेहरा मिल चुका है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार में पीयूष गोयल से रेल मंत्रालय छीन लिया गया, जबकि अब पूर्व अफसर अश्विनी वैष्णव को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दरअसल प्रवासी मजदूरों के पलायन के वक्त रेलवे का सबसे अहम रोल रहा। इसके अलावा सामानों की सप्लाई के वक्त भी रेलवे ने अहम रोल निभाया था और अब नए मंत्री के सामने नई चुनौतियां होंगी। बहरहाल
आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में कुल 43 लोगों को शपथ दिलाई गई। इनमें 15 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्री पद की शपथ ली गई है। बता दें कि कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने को है, जहां बीजेपी का काफी कुछ दांव पर लगा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश से 7 नए चेहरों को अपने कैबिनेट में जगह दी है और साथ ही ऐसा करते हुए जातीय संतुलन का भी खास ध्यान रखा गया। इस कार्यकाल में पीएम मोदी के पास अब 3 साल से भी कम का समय बचा है और इस साल 2022 में भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने को है। इन चारों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता में है और 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में चुनाव है। यहाँ भी 2 राज्यों में बीजेपी ही सत्तारूढ़ है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि इन राज्यों की सरकारों को चुनावों में दोहरी एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़े। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को इन 2-2.5 सालों में जनता की शिकायतों का समाधान करना है, महंगाई रूपी जख्म पर राहत की मरहम लगानी है और नौकरी की आस लगाने वाले युवाओं को रोजगार भी देना है और निवेशक, निजीकरण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे नीतिगत फैसलों पर भी काम करना है। और फिर इसके बाद आता है 2024। 2024 में सत्ता महासंग्राम है। 2025 में संघ के 100 साल भी पूरे हो जाएंगे और संघ अपना शताब्दी वर्ष निश्चित रूप से केंद्र में बीजेपी छत्रछाया में ही मनाना चाहेगा। लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की राह यकीनन आसान नहीं है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज।